हेलो गाइज, वेलकम। कैसे बच्चे? बात करें यार कि हमने लास्ट क्लास में आपका यूजीसी नेट जेआरएफ और एग्जाम आपका जिनका 2024 में होने वाला है, और सर हमें पूरा ही पढ़ना है, तो यार टॉपिक को एकदम नहीं छोड़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने आपको सिद्धांत बताया था। आज आपका मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से लेकर के चलेंगे, ठीक है। और सारे इंपॉर्टेंट टर्म ही है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि यार ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, एमसीक्यू रहेगा और कहां से पूछ देगा कुछ भी नहीं आपको पता है। तो इससे अच्छा है कि टाइम देखकर हम एक एक स्टेटमेंट को, एक एक टर्म्स को क्लियर कर पढ़े, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज आपका पार्ट 3 बताने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट 2 नहीं देखा है, तो जाकर सबसे पहले वह देखिए। डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिसपे आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, ध्यान दीजिए। हाँ यार, बात करें मनोवैज्ञानिकों के मतलब भाषा के आधार पे भी कुछ सिद्धांत दिए थे, ठीक है। मनोवैज्ञानिक ने भाषा के आधार पे शैक्षणिक कुछ सिद्धांत दिए थे, और यह सिद्धांत है सबसे पहला आपका पुनरावृत्ति का सिद्धांत, रिवीजन का सिद्धांत। क्या होता है ना कि हम आपको बताए थे कि बच्चों में बोध का विकास होता है, उनके अधिगम का विकास होता है। और अधिगम कैसे होगा? अगर वह जो चीज पढ़ाई किए हुए हैं, अगर आप कंटिन्यूटी उन्हें रिवीजन करवाओगे, कंटिन्यूटी बार बार उन्हें पुनरावृत्ति करवाओगे, तो वह चीज उनके अधिगम को विकसित करती है, उनके अधिगम का विकास होगा, वह बोधात्मक का विकास उनके होगा, वह उस चीज में परिपक्व होंगे, अच्छे से उनका कौशल में वृद्धि होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यह अभ्यास को सबसे महत्वपूर्ण मानते हुए शिक्षक को निर्देश देता है कि पढ़े गए पाठ या विषय की सही अंतराओं पर लिखित मौखिक परीक्षाओं या कक्षा सहगामी क्रियाओं द्वारा पुनरावृत्ति होते रहने से बच्चे का भाषा अधिगम अधिक सुदृढ़ होगा और उनके विचारों और ज्ञान में परिपक्वता भी आती है। समझ में आ रहा है क्या होता है? हम लोग देखते हैं कि क्लास में मॉक टेस्ट चल रहा है, रिवीजन के लिए टीचर कभी कभी ओरली भी लोगों से पूछ लेते हैं। तो एक टीचर को अपने बच्चे में सही अधिगम का विकास करने के लिए यह लगातार करते रहना चाहिए, ताकि पुनरावृत्ति होने से उनमें अधिगम का, उनके बोध शक्ति का विकास हो सके। क्लियर? दूसरा, बात करें जीवन समन्वय का सिद्धांत, ज्ञात से अज्ञात की ओर। हम लोग यह देखते हैं ना कि बच्चे को अगर किसी विषय वस्तु को पढ़ाते हैं, किसी पाठ्यक्रम को पढ़ाते हैं, तो वह उस पाठ्यक्रम में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, जिनके बारे में वह जानते हैं, थोड़ा बहुत उन्हें जानकारी है, या फिर उनके जीवन से जुड़े हुए होते हैं। वो एकदम ध्यान पूर्वक सुनेंगे, अच्छा आगे क्या होगा इसके बारे में थोड़ा और जानना है, उन्हें इंटरेस्ट होते रहता है। तो यहाँ पे आपको यह बताया गया कि जीवन समन्वय का सिद्धांत, यह वैज्ञानिकों द्वारा सर्वमान्य है कि बच्चे उन विषय में ज्यादा रुचि लेते हैं जो बहुत अपने जीवन से संबंधित लगती है। अतः किसी विषय को बच्चों के जीवन से जोड़कर उदाहरण द्वारा सिखाने से बच्चे उसे पूर्ण रुचि और प्रतिभागिता से सीखने का प्रयास करेंगे। क्या होता है, देखिए एक बात बता रहे, कभी कभी हमें ऐसा इन्वायरमेंट भी टीचिंग में मिलता है कि बच्चे हमारे एजुकेशन को ध्यान नहीं देते, हमारे पढ़ाई के मतलब पढ़ाने के तौर तरीकों नहीं समझते हैं, कोई डाइवर्ट है। तो हमें इंटरेस्ट जगाने के लिए, उनमें रुचि जगाने के लिए उनके जीवन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल उनके सामने प्रस्तुत करने चाहिए। इनसे वह उनका ध्यान अट्रैक्ट होगा, वह आकर्षित होंगे और आपके बात को, आपके ज्ञान को अच्छे पूर्वक सुनेंगे, उससे उनके अधिगम में भी विकास होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें बच्चे, बाल केंद्रिता का सिद्धांत भी है। शिक्षक को यह समझना होगा कि शिक्षण के केंद्र में छात्र है, उसे उसी से शिक्षण हेतु सभी प्रयास किए जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या बताया गया कि टीचर को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि मतलब वह शिक्षण क्यों कर रहे हैं। कभी कभी शिक्षक बोलते हैं कि नहीं यार मेरा तो टॉपिक है पढ़ाना ही, हमारा बस एक उद्देश्य है, बस पढ़ा दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक टीचर, एक शिक्षक इसलिए पढ़ा रहे ताकि वह बच्चों में अधिगम ला सके, बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ा सके, सीखने की रुचि को बढ़ा सके, उनके ज्ञान कौशल को बढ़ा सके।
टीचर का यह मेन मोटो होना चाहिए। क्लियर, सिलेबस कंप्लीट कराना ही मोटो नहीं है, बच्चों में अधिगम लाना, सिखाना, पुनरावृत्ति करना, उनके मस्तिष्क का विकास करना है। तो यह टीचर को ध्यान में रख करके करना चाहिए और छात्र इसका केंद्र बिंदु है। इसलिए छात्र वर्ग की रुचि, उसका मानसिक स्तर, उसकी विशेष आवश्यकता, स्वभाव, विशेषताओं आदि का ज्ञान होना शिक्षण को सही दिशा प्रदान करता है। पठन सामग्री और विधि का चयन उसी आधार पर होना चाहिए। मतलब अगर एक टीचर किसी क्लासरूम में एंटर करते हैं, पढ़ाने के लिए जाते हैं, तो उनको यह सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वह सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस को कंप्लीट कराने आए हैं, वह बच्चों को बस एक चैप्टर को खत्म कराने आए, बल्कि उनका उद्देश्य यह होना चाहिए कि जो हम पढ़ा रहे उसमें बच्चे रुचि लेकर के पढ़े, उनका अभ्यास प्रॉपर हो, वह सही डायरेक्शन में जाए और जो वह पढ़ा रहे बच्चे उसे अच्छी तरीके से समझ सके। क्योंकि शिक्षण का मेन केंद्र बिंदु क्या है? विद्यार्थी। हम उनके लिए काम कर रहे हैं, तो वह सफल होंगे तभी ना यार हमें भी अच्छा फील होगा। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है। बात करें साहचर्य संगति का सिद्धांत। बच्चे सर्वप्रथम भाषा अपने परिवार और समाज अर्थात अपनी संगति से सीखते हैं। क्या होता है, अब ऐसा नहीं कि जैसे ही कोई बच्चा अगर बोलने लगा तो सबसे पहले स्कूल ही चला जाता है। वह अपने नियरेस्ट इन्वायरमेंट से, आसपास के वातावरण से, अपने परिवार से, समाज से बहुत सारी बात विचार बोलना सीखता है। ठीक है, इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि बच्चों को भाषा सीखने के लिए एक समृद्ध भाषिक परिवेश मिले। अब यार अगर गलत इन्वायरमेंट में बच्चा अगर रहेगा तो जैसा उनके समाज में बोलचाल रहेगा वैसा वह भी सीखेगा। उनके ज्ञान कौशल में बढ़ोतरी या फिर अगर बात करें घटोतरी भी हो सकता है, घट भी सकता है, अच्छा नहीं सीख करके बुरा भी सीख सकता है। तो वह परिवेश बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चे अच्छे परिवेश में भाषा का ज्ञान अर्जन करें जिससे अच्छे तरह भाषा का प्रयोग होते देख बच्चा सहज रूप से भाषा और अधिक सीखने लगेगा और यह संगति भाषा के मानक रूप को भी सीखने में सक्षम होगा। यह संगति व्यक्ति, वस्तु, चार्ट, पुस्तक या पर्यावरण किसी प्रकार से हो सकती है। आजकल मार्केट में क्या होता है, बुक भी आ जाता है, अच्छी नैतिकता के लिए बुक भी आते हैं। और आप लोग यह देखे होंगे बच्चे को मतलब नर्सरी से लेकर के 4th 5th तक आपका चलते रहता है नैतिक बुक, नैतिकता, जिसमें आपको अच्छी बातें सिखाई जाती है ताकि आप उस चीज को समझ सकें, आप इन्वायरमेंट में कुछ अच्छे काम के लिए आगे आए। तो यह सारा चीज आपको उस बुक में देखने को मिलता है। तो यह बच्चों में नैतिकता का विकास करने के लिए करता है। बात करें नेक्स्ट, बाल केंद्रिता का सिद्धांत। शिक्षक को यह समझना होगा कि शिक्षण के केंद्र में छात्र है। अभी ऊपर ही हमने बताया था वो बात भी, उसी के शिक्षण हेतु सभी प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए छात्र वर्ग की रुचि, उनका मानसिक स्तर, उससे की विशेष आवश्यकता, स्वभाव, विशेषताओं आदि का ज्ञान होना शिक्षण को सही दिशा प्रदान करता है। पठन सामग्री और विधि का चयन उसी आधार पर होना चाहिए। क्या होता है यार कि अभी जरूरी नहीं कि हर बच्चा एक ही लेवल का हो। एक शिक्षक को यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसके छात्र किस लेवल तक पढ़ सकते हैं, उनमें कितनी की समझ है, उनमें रुचि क्या चीज का, यह सब एक शिक्षक को जानना जरूरी है। इसलिए ताकि वह शिक्षक को एक अच्छे अधिगम तक पहुंचा सके, वह शिक्षण को अधिगम तक पहुंचा सके, बच्चों में वह कौशल का विकास कर सके। क्लियर, यहां तक क्लियर है? आगे बच्चे शिक्षण सूत्र के बारे में बात करते हैं। देखिएगा, शिक्षण के क्षेत्र में विभिन्न खोजों के आधार पर समय समय पर अनुभवी शिक्षकों, मनोवैज्ञानिकों तथा शिक्षार्थियों ने अपने अपने अनुभव तथा निर्णय को शिक्षण रूप में प्रस्तुत किया। अभी पढ़ाने वाले, अभी आपको पता है वैदिक काल से चले आ रहे आप लोग, ये आपको उच्च शिक्षण में पढ़ना है 10वां यूनिट में कि समय समय पे एजुकेशन सिस्टम लगातार बदलते रहा। पहले गुरुजी होते थे, आचार्य जी आए, सर जी आए, सर आ गए, महाशय भी आए। तो अभी सभी लोग जब पढ़ा रहे थे ना, तो वहां पे सबने अपने अलग अलग कौशल का विकास करा, सबने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया कि नहीं पढ़ाने का यह तरीका होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सबने अपने एक्सपीरियंस बेस्ड पे एक आधार रखा। ठीक है, और वह शिक्षण सूत्र के रूप से जानते। इन्हीं सूत्र रूप में दिए गए अनुभवों तथा निर्णयों को शिक्षण सूत्र कहा गया। इसके प्रयोग करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रभावशाली तथा वैज्ञानिक बन जाती है। क्या होता है,
कि बोलते हैं कि भाई मेरे को पढ़ाने का 10 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, और 15 साल के अपने कैरियर में हमने स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया। तो जब एक टीचर अपने समय में बहुत सारे विद्यार्थियों को अधिगम प्रदान करते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं, तो वह उनसे भी बहुत कुछ सीखते हैं। स्टूडेंट किस टाइप के हैं, कैसे सिखाया जाए, क्लास का इन्वायरमेंट कैसा हो सकता है, कैसा अगर इन्वायरमेंट है उसमें हमें क्या सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है, तो वह सारा चीज आपका एक एक्सपीरियंस पे बेस्ड करता है, और उसी को हम लोग शिक्षण सूत्र भी बोलते हैं। ये शिक्षण सूत्र अधिगम को प्रत्येक स्थितियों में उपादेय सिद्ध होते हैं। कुछ प्रमुख शिक्षण सूत्र आगे दिए जा रहे हैं, बताए हुए नीचे बताते हैं। यह सूत्र सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत एवं विश्वसनीय माने जाते हैं। रेमांड के अनुसार एक भी शिक्षण के भी अधिगम करने वाले एक शिक्षक ही थे, और इन्होंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर क्या बोला, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं, रास्ता दिखाते, जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए उपेक्षा की जाती है। क्या होता है कि हम कैसे शिक्षण अधिगम प्रस्तुत करेंगे। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे हमने यह आपको पहले भी ऊपर बताया था, अभी भी बता रहे हैं कि शिक्षण के विभिन्न सूत्र दिए हुए हैं। शिक्षण का सूत्र क्या क्या है, कैसे कैसे शिक्षण करना है, शिक्षण करने का हमारा विधि क्या होगा, यह सारा आपके शिक्षण सूत्र में बताए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे राइट डाउन भी करते चलिएगा। आप लोग वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हो, अगर मन में ख्वाब देख रहे हो ना कि हमें जीआरएफ यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है और अच्छे रैंक को अचीव करना है, तो यार प्रॉपरली ना एक एक टर्म आपको पता होना चाहिए, और वो तभी होगा जब आप नोट्स बनाओगे। हमारा बनाया हुआ नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लेकिन वह नोट्स जो आप खुद से एनालाइज करके बनाओगे तो हो सकता है कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको मिल जाए, कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल जाए जो आपको लग रहा है कि नहीं ये भी एग्जाम में आएंगे, और अच्छा भी होगा ना यार। हमें भी आप बताइएगा टेलीग्राम पे, सर हमने कुछ एक्स्ट्रा ढूंढा कि इसके बारे में बता दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, यहां देखिए, बात करें ज्ञात से अज्ञात की ओर, क्या होता है, पहले हम किसी बारे में कुछ जानते हैं, अब धीरे धीरे वह कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, फिर अज्ञात की ओर, फिर टीचर हमको उसको गाइड करते हैं। आगे बता रहा हूं, इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। सरल से जटिल जटिल की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनुभूत से युक्ति युक्त की ओर, मृत से अमृत की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मनोवैज्ञानिक से तार्किक और तर्कात्मक क्रम की ओर, आगमन से निगमन की ओर, और पूर्ण से अंश की ओर। यह शिक्षण के विभिन्न सूत्र दिए हुए हैं, आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। पूछ सकता है यार एग्जाम में सीक्वेंस लगाने के लिए भी दे देगा और पूछ देगा, तो यहां पे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए ना, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर क्या है कि यह शिक्षण सूत्र हमें बताता है कि जो छात्रों को ज्ञात है, कभी कभी अगर कोई टॉपिक आता है, किसी बात विषय वस्तु को हम लोग पढ़ाते हैं, तो छात्र कैसे दम उछलने लगते हैं, सर हमको पता है, हमको पता है, पूरा पता नहीं होगा फिर भी पता है हमको, करते हैं ऐसा। तो कुछ उन्हें ज्ञात होता है, अथवा छात्रों को पूर्व ज्ञान, उसी के आधार पर नवीन ज्ञान प्रदान करना चाहिए। हम लोग क्या बोलते हैं कि देखो बच्चा, तुम्हें इसका कम नॉलेज है, तुम इसके बारे में पूरा नहीं जानते, अभी तुम्हें और सीखने का जरूरत है, तुम्हें और जानना चाहिए। तो वहां पे उनके ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब कुछ उन्होंने पहले से जान रखा है, अब उसके बारे में नहीं, देखो यह लिमिटेशंस इतना ही नहीं है, इसके बारे में कुछ कुछ और भी है, तुम ध्यान दो, यहाँ पे मैं बताता हूं। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, दूसरे शब्दों में छात्रों को पहले वे बातें बतानी चाहिए जो छात्रों को ज्ञात है, इससे उनमें रुचि का भी विकास होता है। जैसे अभी क्या होता है ना कि जहां जस्ट मैंने बताया कि जो छात्र किसी विषय वस्तु के बारे में जान रहे हैं, अगर आप वहां से शुरुआत करोगे तो उनमें क्या होता है कि एक विकास होता है। कौन सा विकास होगा, जागृति, रुचि का विकास होगा। वह आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे कि नहीं जो सर पढ़ा रहे, अच्छा हमने तो ऐसा जाना था, उसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, काम आ जाएगा। तो ये चीज, फिर इनका संबंध नवीन अज्ञात से करना चाहिए। इस प्रकार पढ़ाने से छात्र सरलता से अज्ञात या नया ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। एक अच्छा शिक्षक सदैव छात्रों के पूर्व ज्ञान पर नवीन ज्ञान आधारित करके पढ़ाता है। समझ में आ रहा है? कोई अगर टीचर है तो आपके नॉलेज को ध्यान में रखते हैं। अगर आप देखिए, आप सभी लेक्चरर बनने के लिए तैयारी कर रहे हो, तो यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या होता है ना, हमें वहां से शुरुआत करना चाहिए जहां से हमारे विद्यार्थी कुछ जानकारी उनके बारे में पहले से रखते हो,
वह जानकारी उनके मन में हो, सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से वह रखते हो जानकारी, थोड़ा बहुत उनको पता होगा। अब हम शुरुआत करेंगे, देखो बच्चे ऐसा इतना पे ही नहीं है, इसके आगे भी है। इनसे उनका विकास भी होगा, उनका मनोबल भी बढ़ेगा। बोलेंगे अच्छा आज कुछ इसके बारे में नहीं, इतना ही पता सर आपने कुछ एक्स्ट्रा बता दिया, तो वो खुश हो जाएंगे और इंटरेस्ट लेकर के पढ़ेंगे। दूसरा, सरल से जटिल की ओर। पाठ्य सामग्री को संगठित करते समय शिक्षक को चाहिए कि वह सरल प्रत्यय पढ़ा छात्र को पहले बताए और कर्मानुसार कठिन या जटिल प्रत्ययों उसके बाद छात्र सरल प्रत्यय सीख लेते हैं, तो बाद में कठिन प्रत्यय भी समझ जाते हैं। इस प्रकार से छात्रों की रुचि शिक्षण प्रक्रिया में बनी रहती है। समझिए, कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी कॉमर्स का बैच कोड 8 आपको पढ़ाने वाला हो। क्लियर? अभी आपने जब कॉमर्स स्ट्रीम में होंगे तो आपने पढ़ा होगा जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, सारे चीज पढ़े होंगे। अभी यार मैं ग्रुप 8 पढ़ाऊंगा, मतलब आपका पेपर 8। तो कभी कभी टीचर क्या करते हैं कि तोड़ तोड़ करके बताते हैं। जब स्टार्टिंग में आप स्कूल गए थे तो पहले आपको काउंट सिखा गया, 1 1 2 3 4, फिर बताओ 1 + 1 2। मतलब सरल से जटिल की ओर पहले हमें इजी कॉन्सेप्ट, इजी टॉपिक को बताना चाहिए, जिससे क्या होता है ना, छात्र को वह टॉपिक आसान लगने लगा, रहा कुछ नहीं है। और पहले ही आप पूरा दे दिए, एक बार में सब कुछ बना के दिखाओ, तो पॉसिबल नहीं है कि सभी छात्र सीख ही जाएंगे। हो सकता है कुछ छात्र बहुत एडवांस होंगे, वो सीख जाएं, लेकिन चांस ना के बराबर है। लेकिन अगर वही आप छोटे छोटे टुकड़ों में स्मॉल करके एकदम पढ़ाओगे, टॉपिक को कैटेगराइज कर लोगे, इजी कॉन्सेप्ट पहले बताओगे, तो बच्चों में भी इंटरेस्ट बना हुआ रहेगा, वह सीखने में रुचि लेंगे, साथ साथ वह सीख भी जाएंगे और आपको इसका बेहतर रिजल्ट मिलेगा कि आपने जो पढ़ाया बच्चों ने वह पूरा सीख लिया। ठीक है, क्या करता, सरल से जटिल की ओर पहले इजी कॉन्सेप्ट बताओ और फिर धीरे 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 टफ की ओर लेकर के चलो आगे। अनिश्चित से निश्चित की ओर। शिक्षण सूत्र के प्रारंभ में छात्रों के विचारों में अस्पष्टता तथा अनिश्चितता होती है, धीरे धीरे उनमें परिपक्वता आती है, नए नए अनुभव मिलते हैं और वह स्पष्ट तथा निश्चित विचारों को स्वीकारने लगते हैं। एक अच्छा शिक्षक छात्रों को धुंधली तथा अनिश्चित धारणाओं पर विचारों को निश्चयात्मक प्रदान करता है। समझिएगा बच्चे, एक तरीका यह भी है, कभी कभी अगर हम मतलब ऐसे स्टूडेंट्स के पास पहुंचे जो थोड़ा बहुत क्या करते हैं, तर्क कर सकते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के पास हम पहुंचे जो तर्क कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, विमर्श कर सकते हैं दूसरे से, तो वहां पे छात्रों को हम क्या करते हैं, सवाल कर देते हैं, इसके बारे में जानते हो, ऐसा हो सकता है। अब जरूरी नहीं कि सारा विद्यार्थी जानते होंगे, कुछ विद्यार्थी जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, अनिश्चित, उनका जानकारी थोड़ा बहुत धुंधला है उनके पास में, हम उनको निश्चित की ओर लेके चलते हैं कि देखो तुम जान रहे थे, क्लियर नहीं थे, लेकिन अब हम उसको क्लियर करते हैं, अच्छे से समझाते हैं, तो वो भी आपका अनुभूत से युक्ति युक्त की ओर। देखिए समझिए, शिक्षण सूत्र में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रारंभ अनुभूत ठोस अनुभवों की किया जाना चाहिए, क्योंकि ठोस अनुभूत सत्यों की अनुमति के बाद ही युक्ति युक्त चिंतन आता है। शिक्षकों और छात्रों के समझ सबसे पहले प्रत्यक्ष अनुभव तथा उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, फिर उसी छात्रों की इन प्रत्यक्ष अनुभवों को उदाहरणाओं को तर्कयुक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, टीचर एग्जाम्पल दे दिए, अपने अनुभव के आधार पे कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए, अब बच्चे को बोल दिए कि बच्चा एनालाइज करो, अब उसमें तर्क वो लोग निकालेंगे, सर ऐसा हो रहा है, अच्छा ऐसा से ऐसा हो सकता है, तो यह तर्कयुक्त की पढ़ाई वहां पे हो सकता है। मूर्त से अमूर्त की ओर, पहले उसके बारे में कुछ बताते हैं, एनालाइज करवाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, उनके बोध का एनालाइज करते हैं कि वह उसके बारे में कहां तक समझे है, कहां तक उस ज्ञान में परिपक्व हुए हैं। नेक्स्ट है आपको बच्चे, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण, कॉलेज में जब हम जाते हैं तो लेक्चरर क्या करते हैं, एक टॉपिक को पूरी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूं, आपको विश्लेषण कर दे रहा हूं, फिर संश्लेषण, फिर उसका मतलब भी बताते चलता हूं, कैसे कर रहा हूं, टॉपिक को पढ़ रहा हूं, एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, फिर उसका मतलब समझा रहा हूं कि देखिए ऐसा 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 हो रहा है। तो विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, यहां एक अच्छा शिक्षक सदैव छात्रों को पहले उन वस्तुओं का ज्ञान प्रदान करता है जो उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होती है। देख रहे हैं, वही एक तरह से तत्पश्चात उन चीजों के विषय में ज्ञान प्रदान करता है जो उनके सामने मौजूद नहीं है,
या जिन्हें वह देख नहीं सकता है। दूसरे शब्दों में पहले वर्तमान का ज्ञान दिया जाए, बाद में भूत या भविष्य का। समझ में आ रहा है? आगे विशिष्ट से समान की ओर कुछ स्पेशल बताएं, फिर जनरल की ओर लेकर उसको चले। तो यह सब सिद्धांत है टीचर का पढ़ाने का। क्लियर? और यहां तक आपका क्लियर होगा। चलिए आगे के टॉपिक में चलते हैं, ध्यान दीजिए। हाँ बच्चे, व्यवस्थाओं के आधार पे शिक्षण के प्रकार की तरफ चलते हैं। मतलब यार कितने तरीके से शिक्षण प्रदान किया जाता है, ठीक है, कैसी कैसी व्यवस्था मैनेजमेंट के आधार पे। समझिएगा यहाँ पे बात करें, पहला है फॉर्मल टीचिंग। देखिए आपको समझाते चलता हूं बच्चे। रूल के साथ, रेगुलेशन के साथ, टाइमिंग पॉलिसीज के आधार पे शिक्षा प्रदान जो किया जाता है वह आपका फॉर्मल एजुकेशन होता है। बात करें औपचारिक शिक्षण, स्कूल में, कॉलेज में कहीं पढ़ाया जाता है जो शिक्षा, वह आपका फॉर्मल एजुकेशन, क्योंकि हम लोग एक नियम कानून के साथ चलते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल एजुकेशन जो आप समाज से, अपने फ्रेंड सर्किल में, अगर किसी बड़े बुजुर्ग के द्वारा, कोई टाइमिंग नहीं है, किसी प्रकार से रूल नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं लगा हुआ है, तो वह आपका अनौपचारिक शिक्षण होता है। अब इसी में आता है निचारिक शिक्षण, इनफॉर्मल टीचिंग। जैसे आज के टाइम पे डिस्टेंस एजुकेशन देखने को मिलता है कि आप कुछ काम कर रहे हो फिर भी आप पढ़ते पढ़ते शिक्षा ग्रहण कर लिए, तो वह आपके इस सेक्शन में आते हैं। क्लियर? तो यह आपका शैक्षिक व्यवस्था है। क्लियर? समझ में आ रहा है? आगे शिक्षण के स्वरूप के आधार पे, देखिए शिक्षण के स्वरूप के आधार पे सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है वर्णनात्मक शिक्षण, जिसमें आप क्या करते हैं, किसी को एक्सप्लेन करके, मतलब आपका डिस्क्रिप्शन वे पे किसी एक्सप्लेन करके किसी टॉपिक को व्याख्या करके समझाते हैं। दूसरा है निदानात्मक, इसमें कोई प्रयोग करते हैं और उस प्रयोग के द्वारा आप उसका रिजल्ट दिखाते हैं कि देखिए इसका हमने ऐसा प्रयोग किया, ऐसा प्रैक्टिकल किया और इसके हमारा यह रिजल्ट निकला, करके दिखाने का। दूसरा उपचारात्मक शिक्षण, मतलब किसी प्रकार से आप अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका केस स्टडी करके तब आप उसका शिक्षण प्रदान करते कि उसका यह सुधार हो सकता है। शैक्षणिक क्रियाओं के आधार पे प्रेजेंटेशन देकर, जो आप लोग कॉलेज में या फिर प्रैक्टिकल में प्रेजेंटेशन तैयार करना स्टूडेंट्स को बोला जाता है। दूसरा प्रदर्शन, कहीं पे किसी दिखा करके, कोई एक्शन करके, काम करके, यहाँ पे यह आपका हो गया। उद्देश्यों के आधार पे ज्ञानात्मक शिक्षण होता है, भावनात्मक शिक्षण होता है, मनोगत्यात्मक शिक्षण भी देखने को मिलता है। यह सारा पॉइंट्स आपको याद रखना है, कभी कभी आपको पूछेंगे। अब शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारण क्या क्या है जो शिक्षण को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला छात्र या अधिगमकर्ता। देखिए छात्र भी शिक्षण को प्रभावित करते हैं और छात्र शिक्षण को प्रदान करने वाले, शैक्षिक को प्रदान करने वाले शिक्षक भी उसे एक प्रकार का इंपॉर्टेंट टर्म में आते हैं जो इफेक्ट डालते हैं शिक्षण पे। वर्तमान बाल केंद्रीकरण शिक्षण पद्धति में प्रमुख तत्व छात्र स्वयं है। अतः छात्र की आयु, उसके मूल्य, आकांक्षाएं, व्यक्तिगत भिन्नताएं, आदतें, बुद्धि लब्धि आदि शिक्षण को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। कैसा विचार है, समझ कितनी है, तो समझने का प्रक्रिया उसका कैसा है, क्या सोच विचार सकता है, उसके बोधात्मक शक्ति कितने हैं, उस पर भी आपके शिक्षण प्रभावित होते हैं। दूसरा शिक्षण संबंधी उद्देश्यों का निर्धारण। देखिए जो लोग शिक्षण कर रहे हैं, शैक्षिक जो लोग बोध अर्जन कर रहे हैं, तो उनका एक पहला अपना मोटिव होता है कि हम शिक्षण क्यों कर रहे हैं, इसको अर्जन करने के पीछे हमारा कारण क्या है, तो वह भी शिक्षण को प्रभावित करते हैं। शिक्षक का प्रभावशाली व्यक्तित्व, अगर अच्छा शिक्षक है, चरित्रवान है, ज्ञान कौशल में एक्सपीरियंस है, तो उससे भी शिक्षण प्रभावित होता है। पाठ्य विषय वस्तु का चयन, कि किस प्रकार के पाठ्य को चयन किए हो, किस प्रकार के पाठ्य विषय वस्तु को आप पढ़ रहे हो, इससे भी आपका शिक्षण प्रभावित होगा। सुव्यवस्थित पाठ्य योजना का निर्माण करना, व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान होना कि अलग अलग लोगों के अनुसार से, अलग अलग समाज के आधार पे शिक्षण कैसा होना चाहिए, उससे भी हमारा शिक्षण प्रभावित होता है। कक्षा का वातावरण पे यार देखिए यह कुछ ज्यादा खास है। कक्षा का वातावरण, इन्वायरमेंट कैसा है, जैसे वायु, उष्मा, मतलब एक प्रॉपर इन्वायरमेंट शैक्षणिक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें लोग कंफर्ट अपने एजुकेशन को अचीव कर सके। उचित शिक्षण विधि एवं सहायक सामग्री का प्रयोग, बोर्ड, डस्टर आप लोग देखते हैं, तो यह सभी शिक्षण को प्रभावित बनाते हैं। विषयों के सह संबंध पर आधारित शिक्षण, जैसे क्या होता है कि यहाँ पे
यदि शिक्षण अन्य विषयों के साथ साथ सह संबंध जोड़ते हुए शिक्षण कार्य किया जाए तो प्रभावित होता है, क्योंकि सह संबंध पर आधारित शिक्षण छात्रों को विषयों के साथ साथ ज्ञान प्रदान करने में भी उपयोगी सिद्ध होता है। कि जिस हिसाब से जैसे जिस चीज का शिक्षण हम दे रहे हैं उसके हिसाब से हम एग्जाम्पल देते रहे, उसके सह संबंध में कुछ बताते चले, इससे क्या होता है, शिक्षण इफेक्टिव होता है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। अभी प्रेरणा का सिद्धांत भी है आपका। फिर आपका आता है शिक्षण सहायक सामग्री। देखिए इसमें आपको 3 प्रकार के, यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे। शिक्षण सहायक सामग्री वह सारे चीज जो शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए किए जाते हैं, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए किए जाते हैं, शिक्षण को इफेक्टिव बनाने के लिए जो यूज होते हैं, इनके बिना शिक्षण कंप्लीट नहीं होगा, जो आज के टाइम के लिए, करेंट जनरेशन के लिए शिक्षा प्रदान करने का एक अहम साधन है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आपका है दृश्य सहायक सामग्री, विजुअल एड्स। क्या होता है, कभी कभी कोई डायग्राम को दिखा करके, ग्लोब दिखा करके टीचर हमें पढ़ाते हैं, समझाते हैं। ठीक है, तो वहां पे वो दृश्य सामग्री, आपको एक टर्म को दिखाया गया, किसी चीज को दिखाया गया, किसी तत्व को दिखाया गया और उसके बारे में जानकारी तब बताया, तो दृश्य सामग्री, उसको देख करके आपको सीख रहे हैं। श्रव्य सहायक सामग्री, रेडियो पे क्या होता है, हम देख नहीं सकते, सिर्फ सुन करके ज्ञान अर्जन कर, क्लियर, आकाशवाणी सुन करके रेडियो पे, तो वो आपका श्रव्य हो गया। और दृश्य श्रव्य दोनों आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि देखिए यार, लॉकडाउन के समय पे भी गवर्नमेंट क्या किया, टीवी पे आपके एजुकेशनल प्रोग्राम चला दिए, जिसमें आप देख भी रहे हो, सीख भी रहे हो, समझ रहे हो, सारे बच्चे घर बैठ के पढ़ाई करेंगे। तो ये सारा चीज अभी हम जो करें क्या है, दृश्य श्रव्य सामग्री, आपको दिखा भी रहे हैं, समझाते भी चल रहे, दृश्य श्रव्य सामग्री, टीवी में जो आप देख रहे हो दृश्य श्रव्य सामग्री में आएगा। क्लियर, यहां तक लास्ट। यह आपका पहला यूनिट कंप्लीट हो गया बच्चे। इससे रिलेटेड नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। अगर कोई और सवाल आपके मन में हो रहा है, कोई और टॉपिक आ रहा है, इसके एमसीक्यू चाहिए, सारे आपके टेलीग्राम पे मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक शेयर कीजिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में यूनिट 2 के साथ में, आपका यूनिट 2 पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए बाय, सी यू।